13 अप्रैल 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग, भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक क्रूर घटना जिसने ब्रिटिश हुकूमत पर एक गहरा दाग लगा दिया। जी बिल्कुल, एक ऐसा नरसंहार जिसने आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी। आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी, वो कुख्यात रॉलेट एक्ट क्या था। हाँ, और फिर 13 अप्रैल को उस बाग में असल में क्या हुआ था, उसके फौरन बाद क्या हुआ और लंबे समय में इसके क्या परिणाम निकले, खासकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर। ये सोचना भी भयानक है कि एक शांतिपूर्ण सभा जो बैसाखी के दिन हो रही थी कैसे खून खराबे में बदल गई। हाँ, और इसने पूरे देश को कैसे झकझोर कर रख दिया। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय के माहौल से। जी, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और भारतीयों को उम्मीद थी कि उनकी वफादारी और कुर्बानियों का कुछ सिला मिलेगा। हाँ, उम्मीदें तो थी कि शायद कुछ राजनीतिक रियायतें मिलें, स्वशासन की तरफ कुछ बढ़त हो। जो 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसके भी हटने की आस थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार को डर था कि युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां फिर से तेज हो सकती हैं, तो रियायत देने के बजाय उन्होंने दमन का रास्ता चुना। और इसी सोच का नतीजा था रॉलेट एक्ट। जी, सर सिडनी रॉलेट कमेटी की सिफारिशों पर मार्च 1919 में ये कानून लाया गया और ये बहुत ही सख्त कानून था। क्या प्रावधान थे इसमें मुख्य रूप से? देखिए, इसने पुलिस को बेहिसाब ताकत दे दी। सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना वारंट? हाँ, और बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार। प्रेस पर पाबंदी, सभा करने पर रोक, मतलब साफ था कि किसी भी विरोध को कुचलना। एक तरह से डर का माहौल बनाना। बिल्कुल, इसीलिए तो इसका इतना विरोध हुआ। हाँ, पूरे देश ने इसे काला कानून कहा। लोगों में ये बात फैल गई कि ये नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून है। सही कहा। और इसी माहौल में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आह्वान किया। ये कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 से देश भर में हड़तालें शुरू हुई, दुकानें बंद हो गईं, स्कूल कॉलेज बंद। बड़े नेता भी जुड़े होंगे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी सब इसमें शामिल थे। और एक खास बात थी इस दौरान हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा जी, जैसे अमृतसर में 9 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस निकला तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये एकता देखकर अंग्रेज अधिकारी थोड़े चिंतित भी हुए। हाँ, उनकी फूट डालो राज करो की नीति पर सवाल उठ गया। बिल्कुल, और यहीं से ध्यान पंजाब पर, खासकर अमृतसर पर जाता है। वहां कौन नेतृत्व कर रहा था? वहां 2 बहुत लोकप्रिय स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी। अंग्रेजों ने इस विरोध को दबाने के लिए 10 अप्रैल को बिना किसी ठोस कारण के इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कहीं और भेज दिया। हाँ, धर्मशाला भेज दिया। जैसी ये खबर अमृतसर में फैली, लोग गुस्से में आ गए। करीब 5000 लोग डिप्टी कमिश्नर के बंगले की तरफ चल पड़े उनकी रिहाई की मांग करने। जी, लेकिन रास्ते में सैनिकों ने उन्हें रोका, झड़प हुई और फिर गोली चल गई। ओह। कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। इसके बाद भीड़ और उग्र हो गई। कुछ सरकारी इमारतों, बैंकों में तोड़फोड़ हुई, कुछ यूरोपियों पर हमले भी हुए। मिस शेरवुड पर हमले की घटना भी इसी दौरान हुई थी। हाँ, मिस मार्शला शरवुड एक मिशनरी टीचर थी, उन पर हमला हुआ। हालांकि कुछ भारतीयों ने ही उन्हें बचाया भी। और गांधी जी, वो तो पंजाब आ रहे थे शायद। हाँ, लेकिन सरकार ने उन्हें पंजाब में घुसने ही नहीं दिया, पलवल स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया। इससे माहौल और बिगड़ गया। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया स्थिति संभालने के लिए? उन्होंने और सख्ती दिखाई। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सेना के साथ अमृतसर भेजा गया। जनरल डायर? जी, और शहर में फौरन मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ, इसका क्या मतलब था आम लोगों के लिए? इसका मतलब था कि शहर का कंट्रोल पूरी तरह से सेना के हाथ में। नागरिक प्रशासन खत्म, कोई भी सभा करना या 4 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी पूरी तरह से मिलिट्री राज। हाँ, कह सकते हैं। इसी तनाव भरे माहौल में आया 13 अप्रैल 1919 का दिन, बैसाखी का त्योहार। बैसाखी पंजाब का बड़ा त्योहार। जी, और लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जो स्वर्ण मंदिर के पास ही है। बाग के बारे में कुछ बताएं, वो कैसा था? ये करीब 6-7 एकड़ का मैदान था, चारों तरफ से ऊंची दीवारों और मकानों से घिरा हुआ। निकलने का रास्ता? निकलने के लिए बस एक ही मुख्य रास्ता था जो काफी संकरा था। कुछ छोटी गलियां और थीं, लेकिन वो ज्यादातर बंद रहती थी। और बाग के अंदर एक कुआं भी था। तो लोग वहां क्यों जमा हुए थे? मार्शल लॉ तो लगा हुआ था। हाँ, यही बात समझने वाली है।
दो मुख्य कारण थे। पहला, रॉलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करना। दूसरा, बैसाखी का दिन था तो आसपास के गांवों से बहुत से लोग मेला देखने आए थे। अच्छा, तो मेले वाले लोग भी थे? जी, उनमें से कई बाग में घूमने या सभा की बात सुनकर चले आए। बहुत से लोगों को, खासकर ग्रामीणों को, न तो मार्शल लॉ की जानकारी थी, न ही सभा पर लगी पाबंदी की। भीड़ कितनी रही होगी अंदाजन? अनुमान है कि करीब 15,000 से 20,000 लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब शामिल थे। और जनरल डायर को जब इस सभा का पता चला, वो इसे मार्शल लॉ का खुला उल्लंघन और अपनी सत्ता को सीधी चुनौती मान बैठा। बहुत गुस्सा हुआ। फिर वो फौरन 90 सैनिकों को लेकर बाग की तरफ चल पड़ा। ये गोरखा और बलूच सैनिक थे, राइफलों से लैस। 2 बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं, मशीन गन वाली, पर वो संकरे रास्ते से अंदर नहीं जा पाईं। और बाग पहुंचकर उसने क्या किया? उसने बिना देर किए सैनिकों को वो जो एकमात्र मुख्य निकास था, उसे बंद करने का हुक्म दिया। कोई चेतावनी नहीं दी? भीड़ को हटने के लिए नहीं कहा? नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं। सैनिकों ने पोजीशन ली और डायर ने सीधा आदेश दिया, फायर। हे भगवान! निहत्थी भीड़ पर, जी, निहत्थी बेखबर भीड़ पर सैनिकों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया और ये फायरिंग करीब 10 मिनट तक लगातार चलती रही। 10 मिनट? हाँ, जब तक कि सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। अंदाजा है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए। बाग के अंदर क्या हुआ होगा तब? आप सोच सकती हैं। भगदड़, चीख पुकार, हाहाकार। लोग जान बचाने के लिए भागे, पर निकलने का रास्ता बंद था। दीवारों पे चढ़ने की कोशिश की होगी? हाँ, और जो लोग दीवारों पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी निशाना लगाकर गोलियां मारी गईं। कहा जाता है कि डायर ने जानबूझकर उधर ज्यादा गोलियां चलवाईं जिधर भीड़ सबसे ज्यादा थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। कोशिश में सैकड़ों लोग उस कुएं में कूद गए, लेकिन वो मौत का कुआं बन गया। बाद में उसमें से करीब 120 लाशें निकाली गईं जो दम घुटने या गिरने से मर गए थे। आंकड़े क्या कहते हैं, कितने लोग हताहत हुए? देखिए, सरकारी ब्रिटिश आंकड़ा तो सिर्फ 379 मौतें और 1200 घायल बताता है। लेकिन ये तो बहुत कम लगता है। जी बिल्कुल। कांग्रेस और दूसरे गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। इसमें हर उम्र के लोग थे, बच्चे भी। एक 13 साल के बच्चे मदन मोहन का नाम आता है। बहुत ही दुखद। गोलियां खत्म होने पर डायर ने क्या किया? वो अपने सैनिकों के साथ फौरन वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसने शहर में कर्फ्यू और सख्त कर दिया, बिजली पानी की सप्लाई भी काट दी, ताकि घायलों को मदद न मिले। जी, ताकि रात के अंधेरे में कोई घायलों की मदद ना कर सके, न लाशें हटा सकें। उस रात बाग में घायल सिर्फ कराहते रहे। उस रात की कोई कहानी, कोई प्रत्यक्षदर्शी? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक विवरण मिलता है रतन देवी नाम की महिला का। उनके पति भी बाग गए थे और लौटे नहीं। वो रात को कर्फ्यू तोड़कर पति को ढूंढने बाग पहुंची। अकेले? हाँ, लाशों के ढेर में पति का शव मिला। वो पूरी रात वहीं शव के पास बैठी रहीं, हाथ में लाठी लेकर, ताकि जंगली जानवर शव को नुकसान न पहुंचाएं। ओह, पास में ही घायल लड़का पड़ा, पानी मांग रहा था। वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकी और लड़के ने वहीं दम तोड़ दिया। ये बस एक कहानी है, न जाने कितनी त्रासदियां हुई होंगी उस रात। ये दिखाता है कि क्रूरता किस हद तक जा सकती है। बाद में डायर ने क्या कहा इस बारे में? कोई पछतावा? बिल्कुल नहीं। जब पूछताछ हुई हंटर कमेटी के सामने, तो उसने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने ये भीड़ हटाने के लिए नहीं किया था। तो फिर क्यों? उसका कहना था कि ये पूरे पंजाब में नैतिक प्रभाव डालने और भारतीयों को सबक सिखाने के लिए जरूरी था। सबक सिखाने के लिए नरसंहार, यही उसकी सोच थी। अंग्रेजों ने शुरू में खबर दबाने की बहुत कोशिश की, सेंसरशिप लगाई, लेकिन सच कब तक छिपता? जब खबर फैली तो पूरे देश में गुस्सा और फैल गया, विरोध और तेज हो गए। जैसे गुजरांवाला में प्रदर्शन हुआ तो हवाई जहाज से बमबारी की गई। हवाई जहाज से? जी, 15 अप्रैल को। वो उसमें भी लोग मारे गए। मतलब इस नरसंहार ने आंदोलन को दबाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। और भारत के बाहर दुनिया में क्या प्रतिक्रिया हुई? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें छपी, ब्रिटिश सरकार की काफी आलोचना हुई। ब्रिटेन में भी कई लोगों ने निंदा की। जैसे विंस्टन चर्चिल ने इसे राक्षसी, मॉन्स्टर्स कहा। पूर्व प्रधानमंत्री एस्क्विथ ने इसे इतिहास का सबसे बुरा अत्याचार बताया। लेकिन क्या सभी ऐसा सोचते थे? नहीं, यही विरोधाभास है। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल ओडायर, उसने डायर का पूरा समर्थन किया। माइकल ओडायर, ये डायर से अलग है। हाँ, रेजिनल डायर वो था जिसने गोली चलवाई। माइकल ओडायर उस समय पंजाब का गवर्नर था और उसने डायर के काम को सही ठहराया। और ब्रिटेन में? ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो कई लोगों ने डायर की तारीफ की, उसे पंजाब का रक्षक कहा, उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया। रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखक ने भी चंदा दिया। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रिटिश समाज और सत्ता में भी इस पर मतभेद थे। एक वर्ग इसे सही मानता था। और भारत में लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी, नेताओं की? बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने? गांधी जी ने अपना केसर हिंद पदक लौटा दिया।
सर शंकरन नायर जो वाइसराय की काउंसिल में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और भी लोगों ने नौकरियां छोड़ी। जी, कई भारतीय अधिकारियों ने, और पूरे देश से जांच की मांग उठी। इसी दबाव में हंटर कमेटी बनी। हाँ, अक्टूबर 1919 में लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, इसमें भारतीय सदस्य भी थे। डायर पेशवा इसके सामने। जी, और जैसा मैंने बताया, उसका रवैया वही अहंकार वाला था। कोई पछतावा नहीं, अपने काम को सही ठहराया। कमेटी ने क्या नतीजा निकाला? कमेटी ने माना कि डायर ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। ये भी माना कि बाग में जमा भीड़ शांतिपूर्ण थी, और ये भी कहा कि इस घटना से ब्रिटिश राज की छवि को बहुत धक्का लगा है। तो डायर को सजा मिली? सजा तो क्या कहें, उसे बस पद से हटा दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। कोई मुकदमा नहीं चला। बाद में 1927 में ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो गई। और माइकल ओडायर का क्या हुआ, जिसे कई लोग असली जिम्मेदार मानते थे? हाँ, क्योंकि गवर्नर वही था और नीतियां उसी की थी। लाला लाजपत राय ने तो सीधे आरोप लगाए थे उस पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, बल्कि जब सर शंकरन नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में उसकी आलोचना की, तो ओडायर ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और जीत भी गया। अच्छा। हाँ, वो रिटायर होकर आराम से इंग्लैंड में रहा और जलियांवाला बाग को सही ठहराता रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बदला लेने की बात भी आती है। जी बिल्कुल। कहते हैं भगत सिंह, जो उस समय बच्चे थे, उन्होंने बाग की मिट्टी उठाकर बदला लेने की कसम खाई थी। और सरदार उधम सिंह? हाँ, सरदार उधम सिंह, वो उस दिन बाग में मौजूद थे, शायद घायल भी हुए थे। उन्होंने अभी बदला लेने की ठानी थी, खास तौर पर माइकल ओडायर से। उन्होंने क्या किया? वो सालों तक मौके का इंतजार करते रहे। किसी तरह इंग्लैंड पहुंचे 1934 में। और फिर लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दी। 21 साल बाद? जी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और कहा कि यह जलियांवाला बाग का बदला है। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वो शहीद कहलाए। तो जलियांवाला बाग एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा मोड़ बन गया। निसंदेह, इसने अंग्रेजों के न्यायप्रिय होने का भ्रम तोड़ दिया। लोगों को समझ आ गया कि आजादी सिर्फ संघर्ष से मिलेगी। इसने लड़ाई को और तेज कर दिया। और शहीदों की याद में स्मारक भी बना है। जी, आजादी के बाद 1951 में भारत सरकार ने वहां एक स्मारक बनवाया, जो आज भी हमें उस दिन की याद दिलाता है। तो संक्षेप में कहें, रॉलेट एक्ट का अन्याय, शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी और फिर उसके भयानक परिणाम, इसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये घटना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, और कैसे ऐसी त्रासदियां लोगों के मन में विरोध की आग को और भड़का सकती हैं। इतिहास के ये सबक शायद इसीलिए जरूरी हैं कि हम उन्हें याद रखें। जी, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो।